मणिपुर में सुरक्षा बलों ने अलग अलग इलाकों में आज काफी जगह पर छापे मारे और कुल मिलाकर 1195 हथियार और गोला बारूद जो है वो वहां से बरामद किया गया है। साथ ही साथ 14,332 गोलियां कारतूस भी बरामद हुए हैं। इनमें से 1,056 हथियार जो हैं और 14,332 गोलियां बरामद की गई हैं। 138 हथियार और 121 गोलियां पर्वतीय इलाकों में बरामद की गई हैं। मणिपुर में नस्लीय हिंसा के बीच अलग अलग जगहों पर सरकारी हथियार केंद्रों से करीब 4,000 हथियारों को लूटा गया है। सुरक्षा बलों ने सभी हथियारों को बरामद करने का जो अभियान है वो लगातार चलाया हुआ है। राज्य में नस्लीय हिंसा के बीच 3 महीने गुजर चुके हैं और इसमें कम से कम 180 के आसपास लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच बीते 15 दिनों में शनिवार को सबसे ज्यादा हिंसा हुई, जब नस्लीय हमलों में 6 लोगों की मौत हो गई और 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। केंद्र सरकार ने मणिपुर में सुरक्षा बलों की 10 अतिरिक्त कंपनियां और तैनात की हैं। रविवार की सुबह मणिपुर की राजधानी इम्फाल की सुनसान सड़कें। बीते 1 महीने में रविवार को ही पहली बार दिन का कर्फ्यू नहीं हटाया गया। इससे पहले शनिवार शाम को महिलाओं के इन जत्थों ने इम्फाल में प्रदर्शन कर अपना गुस्सा जाहिर किया। वो बिष्णुपुर जिले के क्वावक्ता में एक पिता पुत्र समेत 3 लोगों की हत्या से गुस्साई हुई थी। ये वारदात कुकी बहुल चूड़ा चांदपुर जिले की सीमा से बस कुछ ही किलोमीटर दूर हुई। मुझे तक अपने पति से बातचीत कर रहा था। वो कह रहा था कि आज तो बहुत सन्नाटा है, हमें डर लग रहा है। तो मैंने कहा रिलीफ कैंप पे चलो, लेकिन पिताजी ने नहीं माना, इसलिए वो रिलीफ कैंप पे नहीं गया। लेकिन मैं अपने मायके में रह रही थी, तब फोन आया था किसी ने गोली मार दिया है। नरेंद्र मोदी जी भी मैं कहना चाहती हूँ, वो अभी तक क्या कर रहा है, हमारे सरकार बीरेन भी क्या कर रहा है, दोनों हमारे लोग मरने के लिए वो देख रहा है क्या हुआ, कितना मरे है। इन हत्याओं के फौरन बाद जवाबी हमले शुरू हो गए। हथियारबंद लोगों ने क्वावक्ता के 2 पड़ोसी गांवों फुजांग और सोंगदो पर फायरिंग शुरू कर दी। मोर्टार और ग्रेनेड दागे। ये दोनों गांव चूड़ा चांदपुर में पड़ते हैं। इस हमले में 2 लोगों की मौत हुई, कई घायल हो गए। मणिपुर में हिंसा शुरू हुए 100 दिन गुजरने वाले हैं और शनिवार को हुई हिंसा इस दौर की सबसे भयानक हिंसा में से एक है। पूरे दिन बिष्णुपुर और चूड़ा चांदपुर सीमा पर ऐसी हिंसा चलती रही। हिंसा में घायल हुए कई लोगों का चूड़ा चांदपुर में इलाज चल रहा है। मैं कल बांग्ला इलाके में सुरक्षा बलों की ब्लैंक फायरिंग में घायल हुआ। मुझे पीछे से गोली लगी जो शरीर को चीरते हुए आगे से निकल गई। मौके पर मेरा एक दोस्त मारा गया। मेरा कल ही ऑपरेशन हो गया और अब मैं खतरे से बाहर हूँ। सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया कि सरकार केंद्रीय सुरक्षा बलों की 10 और कंपनियां मणिपुर भेज रही है। पहले से ही 120 कंपनियां राज्य में अलग अलग जगह तैनात हैं। सेना ने भी पहाड़ों और घाटियों के बीच जिलों की सीमाओं पर हमलावरों की खोज के लिए एक बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। इम्फाल में बीएम सुंजू के साथ गुवाहाटी से रतनदीप चौधरी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। हिंसा की आंच झेल रहे मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को एक बड़ा झटका लगा है। लगातार उनके इस्तीफे की मांग हो रही है। मुख्यमंत्री अभी तक अपनी कुर्सी पर बने हुए हैं। इतनी हिंसा के बाद, या 3 महीने से ज्यादा हो चुका है, उनके प्रशासन पर पूरे तरीके से उंगलियां उठ रही हैं। एनडीए की सहयोगी दल कुकी पीपल्स अलायंस के सरकार के उन्होंने जो 2 विधायक हैं, उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया है। इस पार्टी ने मणिपुर सरकार में कुकी पीपल्स अलायंस के 2 विधायक थे
हालांकि इस कदम के बाद सरकार अभी खतरे की किसी भी तरीके के बादल उनके ऊपर नहीं है। मणिपुर में पिछले 3 महीने से लगातार हिंसा चल रही है। मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर जो विरोध हुआ था, वहां से यह हिंसा शुरू हुई। हिंसा भड़की 3 मई को और अब 6 अगस्त हो चुका है। अभी तक बदस्तूर हिंसा जारी है, जिस पर काबू पाने में सरकार जो है, मणिपुर की सरकार विफल रही है और केंद्र सरकार भी लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन इस पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है। आंकड़े बताते हैं कि करीब 180 लोगों की इस हिंसा में मौत हो चुकी है। मणिपुर में 4 मई को जिन 2 महिलाओं के साथ हैवानियत का वीडियो वायरल हुआ था, इस मामले में अब कार्रवाई हुई है। लोगों को गिरफ्तार करने के बाद 5 पुलिस वालों को भी इस सिलसिले में सस्पेंड किया गया है। ये एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। 5 पुलिस कर्मियों को, क्योंकि आपको बता दें कि उस वक्त भी महिलाओं ने आरोप लगाया था कि पुलिस के चुंगल से भीड़ छुड़ा के ले गई थी, या पुलिस ने, उनका आरोप यह था कि भीड़ के बीच में उन्हें छोड़ दिया था। उसके चलते 5 पुलिस वालों को सस्पेंड करके उनके ऊपर प्रशासनिक कार्रवाई की गई है। सीधे चलते हैं, हमारे सहयोगी रत्नदीप चौधरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रत्नदीप, 5 पुलिस वालों को सस्पेंड जरूर किया गया है, क्या आरोप इनके ऊपर लगे थे पुलिस वालों के ऊपर, और इस पर क्या आगे कार्रवाई हो रही है? देखिए, जब ये घटना घटी थी मई के 4 तारीख को, जिस इलाके में इन 2 महिलाओं के साथ ये बर्बरता की गई, उनको स्ट्रिप करके वो जो वीडियो बनाया गया था, वो इलाका नोंगपोक सेकमाई पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है, थौबाल जिले में। और उन्होंने जो एफआईआर दर्ज किया है, वहां पे सीधे तौर पे एक एलिगेशन लगाया गया है पुलिस के ऊपर कि इन लोगों को पहले पुलिस ने रेस्क्यू किया था, मगर जैसे ही पुलिस भीड़ के सामने आई, उनको भीड़ के हवाले पुलिस ने कर दिया। मगर पुलिस का ये अनऑफिशियली पुलिस ऑफिसर्स हमें ये बता रहे थे कि पुलिस आउटनंबर हो गई थी। मगर ये घटना, जब ये वीडियो वायरल हुआ, इसके बाद और एक एफआईआर दर्ज किया गया और एक प्रोब ऑर्डर किया गया गवर्नमेंट द्वारा, और इस प्रोब को अब एक आईजीपी लेवल ऑफिसर इसको देख रहे हैं, और उसके तहत 5 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया है। इसमें नोंगपोक सेकमाई पुलिस स्टेशन के जो ऑफिसर इंचार्ज है वो भी शामिल हैं, और जो डिपार्टमेंटल प्रोब है वो जारी है। इसके साथ साथ और एक डेवलपमेंट है कि कल जिस तरह से वायलेंस बढ़ा, 6 लोगों की जाने गई, बहुत लोग इंजर्ड हैं, इसके बाद केंद्र सरकार ने एडिशनल 10 कंपनी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस मणिपुर में भेजे हैं, और इसके साथ साथ ये जो पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात भी कर दिया गया है। आज बड़ी कोई वायलेंस की घटना मणिपुर से नहीं है, मगर इसके साथ जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट जिसका आपने जिक्र भी किया कि कुकी पीपल्स अलायंस एक रीजनल पार्टी है, छोटी रीजनल पार्टी है, ये इसने सपोर्ट किया था बीरेन सिंह गवर्नमेंट का, मगर ये गवर्नमेंट की पार्ट नहीं है, गवर्नमेंट तो आउटसाइड से सपोर्ट किया था। 2 विधायक हैं इनके, और दोनों ने अब अपना जो सपोर्ट है वो वापस ले लिया है। इससे सरकार को कोई आंच नहीं आने वाली है, मगर इसको हम एक पोजीशनिंग के रूप से देख सकते हैं, क्योंकि कल जो कुकी सिविल सोसाइटी लीडरशिप है वो दिल्ली में रहेंगे, एमएचए के ऑफिशियल्स के साथ मिलेंगे, भेंट करने की कोशिश करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ। तो एक कहीं ना कहीं पे जब केंद्र सरकार ने कहा है कि 7 दिन में एक हल ढूंढने की, एक रोड मैप, एक रोड अहेड ढूंढने की कोशिश केंद्र सरकार करेगी, अपने पोजीशन को थोड़ा हार्डन करने का एक कोशिश जरूर है कुकी लीडरशिप द्वारा, और इसीलिए इन्होंने ये जो सपोर्ट विड्रॉ किया है। और इसके साथ साथ कल कैबिनेट ने भी, मणिपुर कैबिनेट ने भी गवर्नर को ये रेकमेंड किया है कि एक सेशन बुलाया जाए अगस्त के 21 तारीख को। रत्नदीप, जाने से पहले मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूं। हिंसा को लेकर 3 महीने से ऊपर हो चुके हैं, कल फिर से हिंसा भड़की, 6 लोग उसमें मारे गए हैं। एक वीडियो और भी वायरल हुआ जिसमें पुलिस और असम राइफल्स के बीच में तीखी नोकझोंक हो रही है। स्थिति जमीन पर ऐसा नहीं लग रहा कि 3 महीने बाद भी कुछ खास बदली है। जो आशंका है लोगों के बीच में, डर है लोगों के बीच में, और जो खाई है समुदायों के बीच में, वो बढ़ती ही जा रही है। जरूर, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, और जो गृह मंत्रालय है उनको ये बात
शायद वो भी देख रहे होंगे, क्योंकि जमीन पे ग्राउंड जीरो पे इतनी लार्ज डिप्लॉयमेंट हुई है सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स की, आर्मी वहां पे है, इसके बावजूद ये घटनाएं हो रही है। और जो जानकार है उनसे भी हमने बात की, उन्होंने एक चीज पॉइंट किया है कि पेन एंड पेपर्स में, ऑन पेपर्स एक यूनिफाइड कमांड बनाया गया है, मगर यूनिफाइड कमांड में हमने असम में भी पहले देखा है कि हर कोई सिक्योरिटी फोर्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके ऑपरेट करता है, मगर मणिपुर में जो देखा जा रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस में कोऑर्डिनेशन का एक अभाव दिख रहा है। बार बार वीडियोस वायरल हो रहे हैं जहां पे हमने देखा है ज्यादातर असम राइफल्स और जो स्टेट पुलिस कमांडोज है इनके अंदर नोकझोंक हो रही है। ये एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें मणिपुर की बात करें तो अगर स्थिति में सुधार भी होगा, केंद्रीय सुरक्षा बल जो वहां पे गई हुई है हमेशा मणिपुर में नहीं रह सकती, उनको मूव कराना पड़ेगा, आगे बहुत सारे राज्य में चुनाव हैं। आर्मी जैसे स्थिति सुधर जाएगी फिर अपने बराक में चले जाएंगे। मणिपुर में पहले जब हिंसा थी, पहले जब इंसर्जेंसी थी, तब भी जो दो बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण फोर्स है, बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है जो म्यांमार से लगा हुआ सीमा है, उसकी निगरानी और काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन करते थे असम राइफल्स, और जो वैली एरिया और या फिर अंदर के एरियाज में मणिपुर पुलिस कमांडोज, और इन दोनों फोर्स के अंदर अगर कोऑर्डिनेशन की कमी रही, एलिगेशन काउंटर एलिगेशन रहे, तब ये जो हादसे हो रहे हैं, जो हिल एरिया है और वैली एरिया है, इनके जो बॉर्डर इलाके में जो हादसे हो रहे हैं, इनके ऊपर काबू पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि यही दो फोर्स हैं, इनके जो जवान हैं, इनके जो ऑफिसर्स हैं, इनको लोकल इंटेलिजेंस, लोकल टोपोग्राफी, लोकल जो इंफॉर्मेशन है इनके पास सबसे ज्यादा रहती है, ना कि जो सेंट्रल फोर्स है जो कि बाहर से आई है। बहुत बहुत शुक्रिया रत्नदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, खबरों का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान की सरकार ने अपनी टीम को वर्ल्ड कप में खेलने के लिए भारत जाने की इजाजत दे दी है। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने कहा है कि खेल को राजनीति से दूर रखना चाहिए, इसलिए पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भारत में होने जा रहे आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में शिरकत करेगी। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध को इंटरनेशनल क्रिकेट के बीच नहीं लाना चाहिए। हालांकि पाकिस्तान ने अपनी टीम की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। आईसीसी वर्ल्ड कप 5 अक्टूबर से भारत में खेला जाएगा। हमारे सहयोगी विमल मोहन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विमल, भारत और पाकिस्तान के जो खेल क्रिकेट प्रेमी हैं उनके लिए तो अच्छी खबर है, लेकिन इसके पीछे काफी दोनों देशों के बीच में काफी इसमें खींचतान जरूर रही है। जब पाकिस्तान ने अपने स्टेटमेंट में यह भी कहा कि भारत ने जरूर एशिया कप के लिए अपनी टीम ना भेजी हो, लेकिन हम भेजेंगे। देखिए, प्रॉब्लम उनके यहाँ है, प्रॉब्लम इंडिया में सिक्योरिटी को लेकर नहीं है। हालांकि उनके अधिकारी अभी आएंगे, इसके बाद उन्होंने जैसा कहा कि इंडिया में वो सिक्योरिटी को लेकर कंसर्न है। मुझे याद है 2006-07 की बात होगी जब इंजमामुल हक आए थे और अहमदाबाद में वो खेलने को मना कर रहे थे। लास्टली वो आए, बाद में उन्होंने मजाक भी किया। वहां पे किसी पत्रकार ने पूछा कि यहाँ लड़कियों को, यहाँ आप कह रहे कि सिक्योरिटी नहीं है, और सिक्योरिटी आप देखिए यहाँ पे 12 बजे रात में गुजरात में अहमदाबाद में ही वो मैच था कि लड़कियां घूमती हैं, तो उन्होंने कहा अच्छा देखेंगे, बहुत मजाकिया टोन में कहा था। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान को कोई वैसा कोई सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है, उनको एक पॉलिटिकल स्टैंड लेना है और वो ये ले रहा है कि हम इंडिया में अपने सिक्योरिटी कंसर्न के लिए भेजेंगे, जिसके लिए इंडिया तैयार भी होगी। वो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो क्रिकेट डिप्लोमेसी की जो वो बात कर रहे हैं कि हम स्पोर्ट्स और इसको अलग रखना चाहिए, दोनों देशों का रवैया, इंडिया का भी अलग है, उनका अलग है। इंडिया का कहना है कि अगर आप बॉर्डर पे या टेररिज्म जो है उसको लेके इंडिया को कंसर्न है, इसलिए बायलैटरल सीरीज पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये आईसीसी टूर्नामेंट है या एशिया कप जैसा जिसका आपने जिक्र किया, इन टूर्नामेंट्स में दोनों टीमें खेलती हैं और क्या पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है कि वो यहाँ पे नहीं भेजे और सिक्योरिटी कंसर्न को लेके, तो ये बहुत गैर मुमकिन बात लग रही थी। क्योंकि कुछ दिनों पहले हम लोग जो बार बार कह रहे थे 15 अक्टूबर को इंडिया पाकिस्तान का मैच होना है, अहमदाबाद में 15 अक्टूबर को होना था, जो 14 अक्टूबर को हुआ क्योंकि उस दिन से नवरात्रा है, और कई सारे 5-6 और मैचेस के शेड्यूल चेंज किए गए। तो ये एक अहम बात थी और ये देखना था कि बिकॉज पाकिस्तान इज वन ऑफ द स्टेक होल्डर्स इन दिस कंसर्न,
तो वो भी अपना देख रहे थे कि कैसे उनको अप्रोच, लेकिन ये है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उनको क्लियर कर दिया है, उनके अधिकारी आएंगे, यहाँ जांच करेंगे वेन्यूज की और सिक्योरिटी में। जाहिर तौर पे अगर उन्होंने कोई स्टिपुलेशन लगाया, कोई कंडीशन लगाया, तो वो एक तरह का पॉस्चरिंग है मुझे लगता है। लेकिन पाकिस्तान का आना, अगर क्रिकेट सर्किट की बात करें तो ये लगभग तय माना जा रहा था। इंडिया से अभी जो भी क्रिकेट खेलता है, जिस भी लेवल पे, बायलैटरल हो, मल्टी नेशनल हो, तो वहां पे उनके बोर्ड को भी फायदा है, रेवेन्यू का बहुत बड़ा फायदा है। आप इसको लूज करके आप अपने आप को अलग थलग इंडिया से क्रिकेट, चाहे कोई भी कंट्री हो, अपने आप को अलग थलग नहीं कर सकता है। तो एक कंसर्न है, ठीक है, मतलब उन्होंने एक पॉस्चरिंग रखी है। जहां तक दो जन की स्पोर्ट और इसको अलग रखना चाहिए, इंडिया का एक स्टैंड है कि आप हमारे रिलेशन को अगर आप ठीक नहीं रखते हैं, बॉर्डर पे टेररिज्म की बात होती है, तो हम बायलैटरल सीरीज नहीं खेलेंगे। और इसीलिए आप देखिए विराट कोहली ने इतने मैचेस खेले, पाकिस्तान के अगेंस्ट उनका कोई टेस्ट मैच नहीं है। तो ये दिखाता है कि बायलैटरल सीरीज आप तभी होगी जो जिस स्टैंड की वो बात कर रहे हैं, वरना इंडिया पाकिस्तान के मैच का जो मदर ऑफ ऑल मैचेस जैसे एशेज को लेके होता था कभी, अभी भी एशेज को लेके एक दिलचस्पी है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के मैच को लेके जिसको मदर ऑफ ऑल मैचेस हम कहते हैं, महामुकाबला कहते हैं, उसका इंतजार है दर्शकों को, पूरे दुनिया के क्रिकेट प्रेमियों को। और 14 तारीख को वो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है। हमेशा भारत पाकिस्तान मैच को लेकर काफी उत्सुकता रहती है, लोगों के बीच में काफी उत्साह और रोमांच रहता है, और इस वर्ल्ड कप में अगर ये फिक्सचर ना होता तो शायद वर्ल्ड कप थोड़ा अधूरा लगता। तो इस वक्त कम से कम क्रिकेट प्रेमियों के लिए अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान की टीम आएगी और भारत पाकिस्तान का जो मैच है, जैसे विमल बता रहे थे, वो अहमदाबाद में खेला जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया विमल हमारे साथ जुड़ने के लिए। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की एक अहम बैठक इस वक्त चल रही है। इस बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा मौजूद हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर, चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव, सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव भी इस मीटिंग में मौजूद हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर रणनीति पर यहां पर चर्चा हो रही है। हमारे बड़े सहयोगी अखिलेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश, पूरी जो तैयारी है अब चुनाव को लेकर तेजी से बढ़ती जा रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एक करके एनडीए के जो सांसद हैं उनसे मिल रहे हैं 2024 की तैयारी के लिए, वहीं भारतीय जनता पार्टी इस साल के अंत में होने वाले चुनाव के लिए भी कमर कस रही है। बिल्कुल, और गृह मंत्री अमित शाह ने पूरी कमान अपने हाथ में ले ली है। लगातार वो मध्य प्रदेश के दौरे कर रहे हैं। 12 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मध्य प्रदेश के सागर जाने वाले हैं, जहां पर कि वो संत रविदास स्मारक स्थल का शिलान्यास करेंगे। और उससे पहले बीजेपी की तैयारियां, इसका जायजा लेने के लिए भी ये बैठक हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह के घर पर इस समय ये बैठक चल रही है, जहाँ पर कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, केंद्रीय चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर, चुनाव प्रभारी जो हैं बनाए गए हैं भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव, वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। और एक एक करके बीजेपी अपनी जो सारी दिक्कतें हैं मध्य प्रदेश में, उन्हें दूर करने का प्रयास कर रही है। तमाम तरह की जो समितियां, उनका गठन भी कर दिया गया है। चुनाव प्रबंधन समिति का ऐलान हो चुका है, साथ ही चुनावी घोषणा पत्र समिति, उसका भी ऐलान किया जा चुका है। जिला संयोजकों की भी सूची जारी की जा चुकी है। और अब बीजेपी एक एक करके आगे किस तरह से आगे बढ़े, इस पर काम किया जा रहा है। मध्य प्रदेश बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि लगातार 2003 से कुछ एकाध साल को बीच में छोड़कर बीजेपी वहां पर सत्ता में है, और ऐसे में सत्ता में वापसी फिर से कैसे करे, ये बीजेपी की रणनीति। और इसीलिए पूरा जोर गृह मंत्री अमित शाह का इसी बात पर है कि जो बीजेपी का संगठन है उसको दुरुस्त किया जाए, कार्यकर्ताओं को उत्साह में उनमें लाया जाए, और साथ ही चुनाव प्रबंधन की जो सारी बातें हैं, बूथ प्रबंधन की जो बातें हैं, उनको जमीन पर कैसे उतारा जाए, इसके लिए सारी तैयारियां चल रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति पर और कैसे तैयारियां चल रही हैं उसकी बारीकियां हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए छोटा सा ब्रेक लेके वापस आने, बने रहिए हमारे साथ। नू हिंसा के बाद हरियाणा पुलिस और प्रशासन अपनी ओर से कार्रवाई तेज कर रहा है। प्रशासन ने 3 मंजिला सहारा होटल जो है उसको बुलडोजर चलाकर गिरा दिया। आरोप है कि हिंसा वाले दिन इसी होटल की छत से पथराव हो रहा था। इसके अलावा अलवर रोड पर बने 3 मंजिला
एक टाइल शोरूम पर भी कार्रवाई की गई है। प्रशासन अब तक 37 जगहों पर बुलडोजर की कार्रवाई कर चुका है और 57 एकड़ जमीन खाली कराई गई है। नूहिंसा के तार दूसरे राज्यों से भी जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है। हिंसा के आरोप में राजस्थान में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये नूह का सहारा होटल है जिसे बुलडोजर से गिरा दिया गया। आरोप है कि हिंसा वाले दिन इस होटल की छत से पथराव किया जा रहा था। होटल के मालिक के बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिली है। वो टोटली अनऑथराइज थी और इसको प्रॉपर जो है सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से नोटिस दिए गए थे कॉर्पोरेशन की तरफ से, और ये आज जो है ये अवैध कार्रवाई के केस जो है ये कार्रवाई की जा रही है। मालिक जो भी हो जी इसका अवैध निर्माण है और इसके जो है नोटिस प्रॉपर दे दिए जा चुके हैं और उसी की तरफ से भी यात्रा पे जो है यहाँ से ही जो है उपद्रवियों ने पत्थरबाजी करी थी और उसी के अगेंस्ट में ये कार्रवाई की जा रही है। सबका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम शांति बनाए रखें, लोगों से मिलें, लोगों की भावनाएं जानें, किसी का कोई अगर नुकसान हुआ है तो उसका कैसे कंपनसेशन देना है, कैसे वो करना है, ये चीज हमारा मुख्य मुद्दा है। इसके बाद नूह अलवर रोड पर टाइल्स के इस 3 मंजिला शोरूम को भी बुलडोजर से तोड़ दिया गया। इस इमारत की छत से भी हिंसा के दिन पथराव होने की खबर है। कार्रवाई के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। प्रशासन ने इसी तरह 37 जगहों पर बुलडोजर से कार्रवाई की। कहा गया कि जहां भी अवैध निर्माण है वहां इस तरह 57 एकड़ जमीन खाली कराई गई है। गैर कानूनी, बिल्कुल न्याय संगत नहीं है और ऐसी कार्रवाई से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। दोषियों को सजा दें, सख्त से सख्त सजा दें। हमें इस इलाके में भाईचारा, शांति रखनी है और वो जब ही रहेगी जब हम मिलके सभी लोग इसके ओर प्रयास करें और सरकार जो है अपनी भूमिका जो है वो निष्पक्ष भूमिका करके न्याय दिलाने की कोशिश करे। हरियाणा में हुई हिंसा के तार अब दूसरे राज्यों तक भी फैलते दिख रहे हैं। हिंसा के आरोप में पुलिस ने राजस्थान से भी 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक पूरी साजिश बनाकर आसपास के राज्यों से आए अपराधियों ने हिंसा को अंजाम दिया। इस साजिश की जांच चल रही है। राजस्थान से जो बॉर्डरिंग विलेजेज हैं और वहाँ से काफ़ी लोगों के लड़कों की इन्वॉल्वमेंट आई है। उनके जो डेटा रिकॉर्ड्स हैं उसके बेसिस पे भी यहाँ आ रही हैं और जहाँ पे किसी भी जिले से आ रही है तो हम उनके जो लोकल पुलिस है वहाँ का जो पुलिस सिस्टम है उनसे भी हम पूरी हेल्प ले रहे हैं, वो पूरा सहयोग कर रहे हैं हमें। उधर सोहना के एक आप नेता जावेद अहमद पर भी हत्या का आरोप लगा है। दरअसल हिंसा के दौरान 31 जुलाई की रात बजरंग दल के एक कार्यकर्ता प्रदीप शर्मा की पीट कर हत्या कर दी गई थी। प्रदीप के साथ मौजूद उसके दोस्त पवन ने एफआईआर में लिखवाया कि करीब 150 लोगों की भीड़ आई। उस भीड़ में जावेद अहमद भी थे जो कह रहे थे मार दो, मैं सब देख लूंगा। भी कुछ बात होती है उस साइड में तो जावेद का नाम सबसे पहले आता है सर। तो सर वो दोषी है जावेद, उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके सर जल्द से जल्द फांसी की उसको सजा होनी चाहिए और इसमें जितने भी दोषी हैं उनको सजा होनी चाहिए सर। मेरी प्रशासन शासन से यही मांग है और सर हमें इंसाफ जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए। जावेद कौन है, कोई नेता है क्या है? सर मेरे सुनने में आया वो आम आदमी पार्टी का नेता है और आतंकियों का भी नेता है वो। हालांकि आप नेता ने सीसीटीवी फुटेज जारी कर कहा कि जिस समय हत्या की बात की जा रही है उस वक्त वो वहां नहीं थे। ये बिल्कुल बहुत ही दुखद भरी घटना है। मुझे प्रदीप का भाई कपने का बहुत दुख है इस बात का और जिन्होंने भी इसको अंजाम दिया है उनको सजा मिलनी चाहिए। मेरे मोबाइल पर सारे प्रशासन से मेरी बात हो रही जो यहाँ कवर कर रहा था कि ऐसे करो, वैसे करो, ऐसे करो, वैसे करो, जैसे बातें होती है। तो जो भी हम कोऑपरेट कर रहे थे मोबाइल पे प्रशासन को उतना करा हमने और एक पीस कमेटी का गठन भी करा हमने मोबाइल पे ही। मैं तो यहाँ से 7 बजे निकल गया हूँ 31 तारीख को और 1 तारीख को आया हूँ। जब 7 बजे से लेकर के और 1 तारीख तक मैं हुई नहीं यहाँ तो मैं कहाँ से भीड़ में आ गया, कहाँ मैंने भीड़ इकट्ठी कर दी। नूह में कर्फ्यू अब भी जारी है, सड़कें सुनसान है, शहर में खामोशी है। इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदी 8 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। नूह के डीसी और एसपी के मुताबिक वो गांव-गांव घूमकर हालात सामान्य करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ बुलडोजर की कार्रवाई जारी है तो वहीं हिंसा के तार आसपास के राज्यों से जुड़ते हुए दिख रहे हैं। पुलिस सूत्रों की माने तो दूर दूर से अपराधी हथियार लेकर
हिंसा के लिए पहले ही पहुंच गए थे और उन्होंने हिंसा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अब इनकी धरपकड़ जारी है। नूह से कैमरामैन संजय कौशिक के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। अपने अभिनय से सभी को कायल करने वाले दिवंगत अभिनेता इरफान खान पर एक नई किताब आई है। इस किताब के विमोचन के मौके पर इरफान की पत्नी सुतापा और लेखिका शुभ्रा गुप्ता ने हमारे सहयोगी आसिम से बातचीत की। आपको सुनवाते हैं। मेरे साथ दो स्पेशल गेस्ट हैं आज, एक बहुत स्पेशल आदमी के बारे में बात करने के लिए। कुछ लोग जब जाते हैं तो उनकी कमी जो है पूरी नहीं हो पाती। आज मेरे हाथ में ये किताब है इरफान खान के ऊपर। इरफान जो कि अपने अभिनय से और अपनी एक्टिंग से हम सबके दिल में ऐसी छाप छोड़ गए हैं जो कि कभी मिट नहीं सकती। ये किताब लिखी है शुभ्रा गुप्ता ने, जो मशहूर फिल्म क्रिटिक हैं। वो मेरे साथ आज मौजूद हैं। साथ में है शुतपा सिकदर, इरफान की वाइफ। तो शुभ्रा, पहले किताब के बारे में जी, क्यों सोचा आपने इरफान पे किताब लिखने के लिए, और ये जो इंटरेस्टिंग फॉर्मेट है जहाँ पे आपने बहुत लोगों से जो इरफान को जानते थे उनसे बात करके और उनसे उनके एक्सपीरियंस के थ्रू इरफान को लोगों के सामने रखने की, तो ये कहाँ से शुरुआत हुई? जी, ये इरफान के जाने के थोड़े ही दिन बाद मेरी दोस्त मिमी, जो इस किताब की लिटरेरी एजेंट भी हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन करके पूछा कि इस किताब के बारे में उन्होंने बात करी, और ये भी बात करी कि ये उनका जो जाना था अकस्मात नहीं था, लेकिन उस जाने से इतनी ज़्यादा आई थिंक सो मच सैडनेस इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम। लॉकडाउन था, पैंडेमिक था, हम लोग को किसी को नहीं पता था कि दुनिया में क्या होने वाला है, और इतने स्पेशल एक्टर का एक गुजरना वॉज अ वेरी डिफ़िकल्ट, आई थिंक इट वॉज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम। तो जब मिमी का फ़ोन आया, उन्होंने पूछा मुझसे, तो मैंने उनको यही बोला कि ये तो किताबें उनके ऊपर आ चुकी हैं, तो मैं मेरा क्या पर्सपेक्टिव रहेगा। फिर मैंने इसके बारे में सोचा और ये सोचा कि ये जो फिल्म क्रिटिक की तरह से एक नज़रिए से जैसे मैंने इरफान को देखा पर्दे पर, छोटे पर्दे पर और बड़े पर्दे पर, तो उसके थ्रू उनकी परफॉर्मेंसेस के बारे में जो मेरा वक्तव्य है वो तो सबको पता है, क्योंकि वो हमारे अखबार में छपता। लेकिन उनके जितने भी खास जान पहचान वाले थे, शुतुपा के साथ शुरू हुआ ये सफ़र। अगर ये हाँ नहीं करती तो मैं कभी ये किताब नहीं करती। तो सबसे पहले मैंने इनका इंतज़ार किया, और मुश्किल था ये उनके लिए कहना, लेकिन आई विल बी इटर्नली ग्रेटफुल दैट शी सेड यस एंड ट्रस्टेड मी टू टेल हिज स्टोरी। और उसके बाद जब मैंने एक के बाद एक उनके नज़दीकी जो डायरेक्टर्स थे, एक्टर्स थे, सबसे बात करना शुरू किया, तो हम लोग उस वक्त कोविड में सब लोग घर पे बैठे हुए थे, लॉकडाउन में कहाँ जाते, तो मुझे काफ़ी लंबा समय मिला। सबसे मैंने आराम से बात करी और सब ने मुझे बहुत आत्मीयता के साथ उनके पुरानी जो किस्से थे और उनके जो पर्सपेक्टिव्स थे सब शेयर किए। कि इरफान के जितने भी देखने वाले लोग थे वो हर किसी ने कहीं ना कहीं एक पर्सनल सेंस ऑफ लॉस फील किया कि हमारा कोई अपना चला गया। शुतपा, आपसे पूछूंगा, अब 3.5 साल गुजर गए इरफान को गए हुए, कैसा लगता है अभी आपको? कैसा लाइफ आगे बढ़ने लगी है या अभी तक इस चीज़ को एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है? मैंने तो इस चीज़ को कभी एक्सेप्ट किया नहीं है मेंटली, और मुझे ज़रूरत भी नहीं महसूस होती कि आप इस बात को एक्सेप्ट क्यों करें कि कोई नहीं है, क्योंकि कोई तो रहता ही है आपके साथ, यादों में, हर चीज़ में। तो मुझे लगता है ये हमने अपने दिमाग में कुछ बना लिए हैं कि आई मस्ट मूव ऑन और आगे बढ़ जाना चाहिए। मैं आगे बढ़ हर रोज़ दिन बदलता है। मेरे बच्चे 3 साल पहले स्कूल में थे, अब वो कॉलेज जाएंगे, अभी लंदन जाएगा मेरा छोटा बेटा पढ़ने। तो वो तो चल रहा है ना, उसको मुझे खुद को बोलने की ज़रूरत नहीं है कि ज़िंदगी को आप आगे बढ़ाओ। मेरे लिए बिकॉज मैंने इतना वक्त गुजारा है उनके साथ, 35 साल। तो 35 साल के बाद आप ऐसा नहीं कह सकते कि अब मुझे आगे बढ़ना है। आप बढ़ ही नहीं, ऐसे बढ़ ही नहीं सकते उस सेंस पे ना, साथ में ही लेके चलना। तो मैं साथ में ही लेके चल रही हूँ। देखिए, ये बात हुई शुभ्रा, और
सतपा से हमारी इरफान के बारे में, इरफान चले गए लेकिन हमारे बीच हैं, उनका जो काम है, जो उन फिल्में बना के देके गए हैं हमको, वो हमारा एक सरमाया है हमारे लिए। और हमें सबको इसी बात से जो है वो संतोष करना चाहिए कि हम उस दौर में जिए जहां इरफान ने काम किया और हमने उनको देखा। बहुत बहुत शुक्रिया।